आप सभी बालक और बालिकाओं का रिदम कोचिंग क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। आज हम एग्रीकल्चर बायो का चैप्टर 7 पढ़ेंगे, जिसका नाम है पादपों में पोषक तत्व। पोषक तत्व क्या होते हैं? तो वह आवश्यक तत्व जो मृदा में उपस्थित होते हैं तथा उनका उपयोग वृद्धि, विकास, जनन व उपापचय क्रियाओं के लिए करते हैं, उनको पोषक तत्व या पोषक खनिज कहते हैं। मतलब ऐसे तत्व जो है ना मृदा में उपस्थित होते हैं और जो पेड़ पौधे होते हैं उनका उपयोग वृद्धि के लिए करते हैं, विकास के लिए, जनन के लिए और उपापचय क्रियाओं के लिए करते हैं। तो वो सभी जो तत्व होते हैं वो पोषक तत्व कहलाते हैं। ठीक है। खनिज का अवशोषण एपोप्लास्ट और सिम्प्लास्ट के द्वारा होता है। पादपों में जो खनिजों का अवशोषण होता है वो एपोप्लास्ट के द्वारा होता है और सिम्प्लास्ट के द्वारा होता है। एपोप्लास्ट में निर्जीवों में होता है और सिम्प्लास्ट में सजीवों में होता है। पादप शरीर में लगभग 60 प्रकार के पोषक तत्व पाए जाते हैं। पादप में आवश्यक पोषक तत्व 17 होते हैं। पादपों में 60 प्रकार के पोषक तत्व पाए जाते हैं, पर जो आवश्यक पोषक तत्व होते हैं वो 17 होते हैं। पोषक तत्व को लेकर कुछ राय। यदि पोषक तत्व की कमी हो तो पादप पर कायिकीय व जनकीय वृद्धि रुक जाती है। अगर किसी पादप में पोषक तत्व की कमी हो जाती है तो उसकी कायिकीय वृद्धि, कायिकीय मतलब कि उसकी या तो पत्ती झड़ने लग जाएगी, जड़ों का विकास नहीं होगा, तना पतला रह जाएगा। ठीक है। तो उसमें अगर किसी पादप में पोषक तत्व की कमी हो जाती है तो कायिकीय वृद्धि रुक जाती है और जन की वृद्धि भी रुक जाती है। अनिवार्य तत्वों को पादप उपापचय क्रियाओं से सीधे संबंध होता है। अब हम पोषक तत्व के बारे में पढ़ेंगे। पोषक तत्व 2 प्रकार के होते हैं, अखनिजन और खनिजन। जो खनिजन होते हैं वो दीर्घ खनिज होते हैं और लघु खनिज। ठीक है। अखनिज क्या होते हैं? इसमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन होता है। इनको पादप वातावरण से लेते हैं। जो अखनिजन पोषक तत्व होते हैं उनको पादप वातावरण से लेते हैं। इसमें क्या आता है? कार्बन आता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। इन सबको जो पादप होते हैं वो वातावरण से लेते हैं। अब है खनिजन। खनिजन में पहला क्या होता है? दीर्घ खनिज। ऐसे तत्व जो 10 मोल किलोग्राम से अधिक अनुभार रखते हों, ठीक है, वो होते हैं दीर्घ खनिज। अब दीर्घ खनिज भी 2 प्रकार के होते हैं। पहले हमने पोषक तत्व पढ़े थे, खनिज और अखनिज। फिर खनिज में पढ़ा हमने दीर्घ खनिज और लघु खनिज। अब दीर्घ खनिज भी 2 प्रकार के होते हैं, प्राथमिक पोषक तत्व और द्वितीयक पोषक तत्व। प्राथमिक पोषक तत्व में आता है NPK मतलब नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम, और द्वितीयक पोषक तत्व में आता है कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर। लघु खनिज क्या होते हैं? दीर्घ खनिज पढ़ लिए, 2 प्रकार होते हैं, प्राथमिक और द्वितीयक। अब है लघु खनिज। लघु खनिज वह तत्व होते हैं जिनका अनुभार 10 मोल किलोग्राम से कम होता है। दीर्घ खनिज में तो 10 मोल किलोग्राम से ज़्यादा था, पर लघु खनिज में जो उनका अनुभार है 10 मोल किलोग्राम से कम होता है। लघु खनिज के एग्जाम्पल क्या होते हैं? जिंक, मोडिपैल्डम, NiCu, Mn, BCl, Fe, ये सब इनके एग्जाम्पल होते हैं। रिदम की कुछ बातें। नाइट्रोजन को अखनिज व खनिज दोनों में माना जाता है। जो नाइट्रोजन है वो वैसे तो हमने अभी खनिज में पढ़ा, पर जो नाइट्रोजन को अखनिजन और खनिजन दोनों के रूप में माना जाता है। क्रांतिक तत्व भी प्राथमिक तत्व होते हैं। अभी हमने प्राथमिक पोषक तत्व पढ़ा था NPK, तो उनको क्रांतिक तत्व भी कहते हैं। प्रोटोप्लाज्म जैव द्रव्य, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, फास्फोरस और सल्फर, ये होते हैं प्रोटोप्लाज्मिक। पादप भार में सबसे ज़्यादा कार्बन पाया होता है। पादप भार में सबसे ज़्यादा कार्बन होता है। जिंक एंजाइम ऑक्सीन को सक्रिय करता है। जो जिंक होता है वो ऑक्सीन एंजाइम को सक्रिय करता है। बोरोन परागण के अंकुरण में सहायक होता है। जो बोरोन तत्व होता है वो पौधों में जो परागण होते हैं उनके अंकुरण में सहायक होता है। एमो नाइट्रोजन यौगिकरण करता है। मैग्नीशियम रुबिस्को की क्रिया सक्रिय कराता है। रुबिस्को की फुल फॉर्म होती है राइबोलोज बिसफास्फेट कार्बोलेज ऑक्सीजनेज। जो पोटेशियम है यह रंध्रों को खुलने और बंद करने में भूमिका निभाता है। ये पोषक तत्व के बारे में पढ़ रहे हैं कि इनके क्या क्या कार्य होते हैं। तो ये जो पोटेशियम है वो पत्तियों में रंध्र को खुलने और बंद करने का कार्य करवाता है। ये स्फटिक दाब को बनाए रखता है। हाइड्रोपोनिक क्या होता है? इसमें अनेक सब्जियां आती हैं। इसमें टमाटर, खीरा आते हैं। हाइड्रोपोनिक के प्रकार होता है टैंक सिस्टम, फिल्म सिस्टम, एपोनिक सिस्टम। ठीक है। अब हम दीर्घ पोषक तत्व, अभी हमने दीर्घ पोषक
तत्व पढ़े थे NPK, तो उनके बारे में हम एक एक करके पढ़ेंगे। तो पहला है नाइट्रोजन। अभी हमने नाइट्रोजन के लिए पढ़ा था कि नाइट्रोजन खनिज और अखनिज दोनों रूपों में होता है। नाइट्रोजन को पादप नाइट्रेट, NO2, NO2 माइनस, अमोनियम के रूप में ग्रहण करते हैं। इस तत्व की आवश्यकता विभिजोतक, उत्तक तथा उपापचय क्रियाओं में होती है। पादपों को जो नाइट्रोजन की आवश्यकता है वो विभिजोतक, उत्तक और उपापचय क्रियाओं के लिए होती है। नाइट्रोजन प्रोटीन, न्यूक्लिक अम्ल, विटामिन, हार्मोन का मुख्य घटक होता है। नाइट्रोजन पत्ती में हरा रंग व प्रोटीन की रचना करवाती है। जो पौधों में नाइट्रोजन उपस्थित होता है, जो वातावरण से लेते हैं, तो वो पत्तियों में हरापन और प्रोटीन की संरचना करवाती है। यह गन्ने की फसल में शर्करा को नियंत्रित करती है। ये आलू के कंद की वृद्धि में सहायक होती है। अगर किसी पेड़ में नाइट्रोजन की कमी हो जाएगी तो क्या होगा, आलू में जो कंद होगी उनकी वृद्धि रुक जाएगी, ठीक है। गन्ने में जो शर्करा है वो अनियंत्रित हो जाएगी, पत्तियों का जो रंग हरा है वो नहीं रहेगा, ठीक है। अब नाइट्रोजन हो गया। अब है फास्फोरस। फास्फोरस को पादप फास्फेट के रूप में ग्रहण करते हैं। यह पादपों में फास्फोलीकरण की क्रिया करवाता है। यह न्यूक्लिक अम्ल व प्रोटीन का घटक होता है। यह पादप में स्टार्च को शर्करा में बदलता है। जो फास्फोरस होता है वो पादपों की स्टार्च को शर्करा में बदलता है। यह फसलों में खड़ेपन को निर्धारित करता है। पोटेशियम, इसका पादप K+ के रूप में ग्रहण करते हैं। जो पोटेशियम होता है उसको पादप K+ के रूप में ग्रहण करते हैं। पोटेशियम विभिजोतक, उत्तक, कलिका व मूल गोप की वृद्धि में सहायक होता है। यह पादप के रंध्रों के खुलने व बंद होने में सहायक होता है। यह स्फीति दाब को भी नियंत्रित करता है। पोटेशियम के बारे में अभी हमने इधर भी पढ़ लिया था कि रंध्रों को खुलने और बंद करने में सहायक होता है और स्फीति दाब को बनाए रखता है। ये हमने क्या पढ़ लिए, दीर्घ पोषक, जो ये थे दीर्घ पोषक तत्व, हमने प्राथमिक पोषक तत्व पढ़ लिए। अब हम पढ़ेंगे द्वितीयक पोषक तत्व। कौन कौन से होते हैं? कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर। तो कैल्शियम को पादप कैल्शियम आयन के रूप में अवशोषित करता है। कैल्शियम विभिजोतक उत्तकों के लिए सहायक होता है और कैल्शियम कोशिका विभाजन में सहायक होता है। कोशिका भित्ति में मध्य पट्टिका बनाने में सहायक होता है। कैल्शियम समसूत्र तंतुओं के निर्माण में सहायक होता है। कैल्शियम का संग्रह पुरानी पत्तियों में अधिक देखा जाता है। यह एंजाइम को भी सक्रिय करता है, उपापचय क्रियाओं को नियंत्रित करता है। अब है मैग्नीशियम को जो पादप है वो मैग्नीशियम प्लस के रूप में ग्रहण करते हैं। यह द्विसंयोजी रूप में पाया जाता है। जो मैग्नीशियम है वो द्विसंयोजी रूप में पाया जाता है। यह पादपों में प्रकाश संश्लेषण तथा श्वसन क्रिया करवाता है। यह डीएनए व आरएनए का संश्लेषण करवाता है। जो मैग्नीशियम है वो डीएनए और आरएनए का संश्लेषण करवाता है। यह क्लोरोफिल का निर्माण करवाता है। यह राइबोसोम की संरचना को बनाता है। अब है सल्फर। इसको पादप सल्फेट के रूप में ग्रहण करते हैं। सल्फर सिस्टीन व मिथियोनिन के अमीनो अम्लों में पाया जाता है। सल्फर विटामिन का मुख्य घटक होता है। ये दीर्घ पोषक तत्व हो गए। अब है लघु पोषक तत्व। पहला है आयरन। आयरन को पादप फेरिक आयन के रूप में ग्रहण करते हैं। यह उन प्रोटीन का मुख्य भाग होता है जो इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण में सहायक होते हैं। यह क्लोरोफिल निर्माण में भी सहायक होता है। जो आयरन होता है वो क्लोरोफिल के निर्माण में भी सहायक होता है। मैग्नीज, इसको पादप Mn+ के रूप में लेते हैं। पादपों में प्रकाश संश्लेषण, श्वसन व नाइट्रोजनीकरण की क्रिया में सहायक होता है। ये प्रकाश संश्लेषण के दौरान ऑक्सीकरण क्रिया द्वारा O2 को मुक्त करता है। अब है जिंक। इनको पादप Zn+2 के रूप में ग्रहण करते हैं। यह ऑक्सीन को संश्लेषण में सहायक होता है। जो ऑक्सीन क्या होता है? एक हार्मोन होता है जिसके संश्लेषण में जिंक पोषक तत्व सहायक होता है। यह हार्मोन की क्रियाओं को नियंत्रित करता है। अब है तांबा मतलब कॉपर। इसको पादप कॉपर+ के रूप में ग्रहण करते हैं। यह पादपों में उपापचय क्रियाओं के लिए सहायक होता है। यह एंजाइम के साथ संलग्न होकर अभिक्रियाओं को पूर्ण करते हैं। बोरोन, इसको पादप Bo3- के रूप में ग्रहण करते हैं। यह परागनलिका के अंकुरण में सहायक होते हैं। पीछे पढ़ा था हमने, जो बोरोन पोषक तत्व होते हैं वो परागनलिका के अंकुरण में सहायक होते हैं। यह कोशिका झिल्ली की सक्रियता के लिए सहायक होते हैं। यह कोशिका दीर्घीकरण में सहायक होते हैं। यह विभेदन के लिए सहायक होते हैं। अब है मॉलिब्डेनम। इसको पादप MoO2+2 के रूप में ग्रहण करते हैं। यह N2 के द्वारा
दाने वाली क्रियाओं को नियंत्रित करता है। यह एंजाइम को भी सक्रिय करता है। ये क्या करता है, जो N2 के द्वारा होने वाली जो क्रियाएं होती है उनको उन क्रियाओं को नियंत्रित करता है। क्लोरीन, इसको जो पादप होता है वो क्लोरीन माइनस के रूप में ग्रहण करता है। यह पादपों के जल विखंडन की क्रियाओं में सहायक होते हैं। यह पादपों से O2 मुक्त करवाता है। जो क्लोरीन होता है वो पादपों से O2 को मुक्त करवाता है। तत्वों की कमी से, अब अगर पादपों में तत्वों की कमी हो जाएगी तो पादपों में क्या क्या नुकसान होंगे? हरिमानहीनता। क्लोरोफिल की कमी से पत्तियों में पीलापन आना हरिमानहीनता कहलाता है। अगर क्लोरोफिल की कमी से, अगर पादपों में क्लोरोफिल की कमी आ गई तो इसके कारण क्या होता है? पत्तियों का जो रंग है वो पीला हो जाता है। इसके कारण हरिमानहीनता हो जाती है। अभी किन पोषक तत्व की कमी से आता है? नाइट्रोजन, पोटेशियम, मैग्नीशियम, सल्फर, फेरस, एमएन, जिंक और एमओ की कमी से पादपों की जो पत्तियां होती है वो पीली पड़ जाती हैं। पांडुरता क्या होता है? पत्तियों का पीलापन प्रकाश की अनुपस्थिति में देखा जाता है। अगर पत्तियों को प्रकाश नहीं मिलेगा तो पत्तियां पीली पड़ जाएगी। इसको क्या कहते हैं? पांडुरता कहते हैं। उत्तक्षय, यदि पादपों के उत्तक या पत्तियां क्षतिग्रस्त हो जाती है तो उसको उत्तक्षय कहते हैं। अब उत्तक्षय किन पोषक तत्व की कमी के कारण होता है? कैल्शियम, कॉपर, पोटेशियम और मैग्नीशियम। अगर इन पोषक तत्व की पादपों में कमी हो जाएगी तो क्या होगा? उनके उत्तक मर जाएंगे और जो पत्तियां हैं वो क्षतिग्रस्त हो जाएगी। कोशिका विभाजन संदमक, यदि पादप की वृद्धि रुक जाए, यदि जो कोशिका विभाजन संदमक है तो वो कैसे होता है? यदि पादपों की वृद्धि रुक जाए। और ये किनके कारण होता है? नाइट्रोजन, कैल्शियम, सल्फर और एमओ के कारण। फूल में देरी होना, अगर किसी पादप में फसल में अगर फूल देरी से आ रहे हैं तो वो नाइट्रोजन, सल्फर और एमओ की कमी से आएंगे। अगर फसल या पादप में इनकी कमी हो जाती है तो फूल क्या होते हैं? देरी से आते हैं। अब है रिदम की कुछ बातें, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। जैसे कि एमओ, ये पादपों में सबसे कम दिया जाता है। ठीक है। SiO2 डाई एटम के निर्माण में सहायक होता है। डाई एटम कोशिका भित्ति SO2 की बनी होती है। एल्यूमिनियम, यह लाइकोपैडियम में उपस्थित होता है। Au मतलब गोल्ड, यह सरसों व इक्विसिटम में पाया जाता है। मैग्नीशियम +2, यह क्लोरोफिल की वलय निर्माण में सहायक होता है। यह क्लोरोफिल में अनआयनित रूप में पाया जाता है। जो मैग्नीशियम होता है वो क्लोरोफिल में अनआयनित रूप में पाया जाता है। अनआयनित रूप का मतलब इसमें कोई भी आयन उपस्थित नहीं होता। अब कुछ हम क्वेश्चंस करेंगे। जितना हमने पढ़ा कि खनिजों का अवशोषण होता है, खनिजों का जो अवशोषण होता है वो अधिकतम किसके द्वारा होता है? तो खनिजों में जो अवशोषण होता है वो विसरण क्रिया के द्वारा अधिकतम होता है। और अगर ऐसे पूछ लिया जाए कि सबसे कम किसके द्वारा होता है तो ATP क्रिया के द्वारा सबसे कम होता है। अब इसको हमें सुमेलित करना है। जो नाइट्रोजन होती है वो अमोनियम के रूप में रहती है। अमोनिया क्या होता है? यह अनुपयोगी होता है, विसरण ऊर्जा रहित होता है और वृद्धि के लिए पोषक तत्व आवश्यक होते हैं। ठीक है। खनिजों का परिवहन, खनिजों का परिवहन कैसे होता है? 2 प्रकार से होता है। एक तो निष्क्रिय रूप में होता है और दूसरा सक्रिय रूप में होता है। निष्क्रिय परिवहन, अधिकांश खनिजों का परिवहन इसके द्वारा होता है। इसमें है विसरण। अब एक क्वेश्चन है कि पादपों में सबसे अधिक विसरण किसके द्वारा होता है? तो वो पत्ती के रंध्राकोश में वाष्पोत्सर्जन के समय, प्लाज्मोडेस्माटा के द्वारा, मूल रोम द्वारा या अधिचर्म द्वारा। तो हमें याद रखना है कि पादपों में जो सबसे अधिक विसरण की क्रिया होती है वो मूल रोम द्वारा होती है। आयन विनिमय सिद्धांत की पालना किसके लिए होती है? तो K+ और H+ से होती है। सहित प्रवाह सिद्धांत, इसमें वाष्पोत्सर्जन द्वारा आयनों की जड़ों में ऊपरी भागों में जाना। वाष्पोत्सर्जन के द्वारा जो आयन है, आयनों का जड़ों से ऊपरी भागों में जाना क्या कहते हैं? सहित प्रवाह सिद्धांत कहलाता है। सक्रिय परिवहन ATP की उपस्थिति में होता है। पादपों में मुख्यतः कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा होते हैं, लेकिन N2 भी चौथे स्थान पर आता है। पादपों में सबसे ज़्यादा कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होते हैं और जो नाइट्रोजन होता है वो चौथे स्थान पर आता है। ये क्रांतिक तत्व होते हैं। यह पादपों में सर्वाधिक मात्रा में वायुमंडल से प्राप्त करते हैं। नाइट्रोजन वायुमंडल में 78.23% होती है
ऑक्सीजन 21% होती है और जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो वातावरण में 0.03% होती है। नाइट्रोजन की पूर्ति पादप नाइट्रोजन चक्र के द्वारा करते हैं। नाइट्रोजन चक्र क्या होता है? जैसे वायुमंडल है, वायुमंडल में क्या रहती है? नाइट्रोजन रहती है। कितने प्रतिशत नाइट्रोजन रहती है? 78.23%। ठीक है। अब जैसे कोई औद्योगिक क्षेत्र है, औद्योगिक क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र और सड़े गले पदार्थ, ये हैं। अब आकाश में क्या होती है? आकाश में बिजली होती है। मतलब अगर वर्षा का पानी आएगा, इनमें सब में क्या निकलती है? नाइट्रोजन का स्राव होता है। तो जो नाइट्रोजन से अगर वर्षा का जल, जो पानी है, वो क्रिया करेगा तो क्या बनेगा? NO2- मतलब नाइट्रेट और अमोनियम। अगर नाइट्रोजन जल के साथ क्रिया करेगा तो नाइट्रेट और अमोनियम बनेगा। ठीक है। अब हमको पता है कि जो नाइट्रेट होती है, अगर हम उसको मृदा में डालेंगे तो ये पादपों के द्वारा ग्रहण कर ली जाएगी। ठीक है। तो क्या होता है, जो पादप और जंतु होते हैं वो इसको ग्रहण कर लेते हैं। अब जो ये पादप और जंतु हैं वो सड़ने गलने के पश्चात क्या होता है? सड़ने गलने के पश्चात उनमें से क्या होता है? नाइट्रोजन का स्राव होता है। जैसे ही सड़ने गल गए तो इसमें से क्या होगा? नाइट्रोजन निकलेगी। तो नाइट्रोजन जो कि वो क्या चल जाएगी? वातावरण में चल जाएगी। इस प्रकार जो नाइट्रोजन का चक्र है वो क्या होता है? चलता रहता है। ठीक है। नाइट्रोजन चक्र के लिए क्या सकते हैं कि NO2 व अमोनियम उत्पाद बनते हैं। हमने भी देखा था कि जब नाइट्रोजन है और नाइट्रोजन जल से क्रिया करता है तो NO2- और वो अमोनियम बन रहे हैं। ठीक है। तो ये उत्पाद बन रहे हैं, ये कथन सही है। ठीक है। इसके द्वारा पादप को NO2 रूप में मिलती है। अब पादप नाइट्रोजन को सीधे ग्रहण तो करते नहीं है, वो नाइट्रोजन को नाइट्रेट के रूप में ग्रहण करते हैं। तो नाइट्रोजन से क्या होता है? पादपों को नाइट्रोजन नाइट्रेट के रूप में मिलती है। सही है। तो ये कथन भी सही है। मृदा में नाइट्रेट वर्षा जल के रूप में आता है। अभी नाइट्रेट कैसे आ रहा है? अगर वर्षा के जल से हम नाइट्रोजन की क्रिया करवा रहे हैं तभी नाइट्रेट बन रहा है। तो ये कथन भी सही है। रासायनिक उर्वरक वायुमंडल में नाइट्रोजन चक्र दर्शाते हैं। ठीक है। विद्युत क्षेत्र में क्या जो रासायनिक उर्वरक है वो भी नाइट्रोजन स्थिरीकरण दर्शाते हैं। तो ये सभी कथन सत्य है। अब और है कि नाइट्रोजन चक्र अम्लीय वर्षा का हिस्सा होता है। तो ये कथन सही है। नाइट्रोजन चक्र भौतिक, जैविक व रासायनिक होता है। नाइट्रोजन वायवीय और अवायवीय होता है। नाइट्रोजन एक सतत प्रक्रम है। जो नाइट्रोजन चक्र वो चलता रहता है, तो ये सतत प्रक्रम है। तो ये सभी कथन सही है। नाइट्रोजन चक्र के लिए निम्न सहायक हैं: जैविक कारक और अजैविक कारक। ये नाइट्रोजन चक्र के लिए सहायक होते हैं। अजैविक कारक में जैसे भौतिक कारक, मतलब कोई प्राकृतिक कारक। ठीक है। और रासायनिक में जैसे कि रासायनिक कारक कैसे कि नाइट्रोजन ऑक्सीजन से मिल रहा तो नाइट्रोजन ऑक्साइड। ठीक है। फिर इधर अगर ऑक्सीजन से हम हाफ O2 ले लेंगे तो ये नाइट्रेट बन जाएगा। और नाइट्रोजन अगर जल से क्रिया करेगा तो नाइट्रेट और अमोनियम बन जाएगा। अभी हमने इसकी रिएक्शन पढ़ी थी। नाइट्रोजन चक्र के लिए सहायक होता है कवक, शैवाल, यूकैरियोटिक कोशिका, ये प्रोकैरियोटिक कोशिका। तो नाइट्रोजन चक्र के लिए प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं होती है, वो सहायक होती है। अब जैविक हमने पढ़ा था, अजैविक में भौतिक पढ़ ली और रासायनिक। और जैविक में जैविक प्रक्रम प्रोकैरियोटिक कोशिका साइनोबैक्टीरिया मतलब बीजीए द्वारा होता है। मतलब जो नाइट्रोजन चक्र है वो बीजीए इसमें सहायक होता है। ब्लू ग्रीन एल्गी यह मोनेरा जगत में आता है। यह मुक्त व सहजीवी रूप में नाइट्रोजन स्थिरीकरण करवाता है। जो ये प्रोकैरियोटिक कोशिका हैं जैसे कि बीजीए जिनमें पाई जाती है, तो वो क्या करता है? मुक्त सहजीवी रूप में नाइट्रोजन स्थिरीकरण करवाता है। मुक्त जीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु। अब मुक्त जीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु क्या होते हैं? वह जीवाणु जो मुक्त वातावरण में नाइट्रोजन स्थिरीकरण करते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं, वायवीय कौन से होते हैं? एजेक्टोबैक्टर और बैजरिंकी। और अवायवीय होते हैं क्लोस्ट्रीडियम। मुक्त जीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण साइनोबैक्टीरिया, नॉफ्टॉफ, एनाबीना और ट्राइकोडर्मियम। चावल के खेत में एजोला मुख्य होता है। सहजीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले जीवाणु यह लेग्यूमिनेसी कुल में पाया जाता है। लेग्यूमिनेसी कुल मतलब जो भी दालों वाला कुल होता है उसमें सहजीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु पाया जाता है। इस कुल की फसलों में गांठें पाई जाती है। राइजोबियम मूल ग्रंथियों में नाइट्रोजन स्थिरीकरण करवाता है।
फ्रैंकिया एल लेग्यूमिनेसी में नाइट्रोजन स्थिरीकरण करवाता है। जो फ्रैंकिया होता है वो एल लेग्यूमिनेसी मतलब ऐसी फसलें, मतलब जो दाल वाली फसलें नहीं होती, उनमें नाइट्रोजन स्थिरीकरण करवाता है। सिट्रस कुल में माइक्रोबैक्टीरियम व जैंथोमोनास नाइट्रोजन स्थिरीकरण करवाते हैं। लेग्यूमिनेसी में तो राइजोबियम करवाता है, एल लेग्यूमिनेसी में फ्रैंकिया करवाता है, और जो सिट्रस कुल में वो माइक्रोबैक्टीरियम और जैंथोमोनास करवाते हैं। सहजीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण साइनोबैक्टीरिया, तो इसमें साइनोबैक्टीरिया कौन कौन से होते हैं? नॉफ्टॉफ, एनाबिनो और एजोला। एजोला को कहा जाता है, तो एजोला को जलीय फंड कहते हैं। एजोला को क्या कहते हैं? जलीय फंड कहा जाता है। ठीक है, अब रिदम की कुछ बातें कि सोयाबीन में स्थिरीकरण नाइट्रोजन यूरेडियम के रूप में ग्रहण करता है। K+ 40 एंजाइमों को सक्रिय करता है। जो पोटेशियम है वो 40 एंजाइमों को सक्रिय करता है। किसको हाइड्रोपोनिक के रूप में उगाया जाता है, मतलब जल संवर्धन के रूप में? सब्जी को, पुष्प को, शाख या सभी को? तो इन सभी को जल संवर्धन के रूप में उगाया जाता है। तो हमारा 7 चैप्टर ख़त्म हो गया। अब हम चैप्टर 8 पढ़ेंगे, उर्वरकों की मृदा में अभिक्रिया। जो भी उर्वरक होते हैं उनकी मृदा में अभिक्रिया पढ़ेंगे। तो पहला उर्वरक कि उर्वरक क्या होते हैं? तो उर्वरक कार्बनिक पदार्थ होते हैं ये जो कार्बनिक पदार्थ होते हैं वो कारखानों में तैयार किए जाते हैं। इनमें पोषक तत्व की मात्रा होती है। कुछ उर्वरक कार्बनिक होते हैं जैसे यूरिया, यह जल में विलय होते हैं। रासायनिक उर्वरकों को रासायनिक जो उर्वरक होते हैं 5 प्रकार में उनको बांटा गया है। पहला है नाइट्रोजन धारी उर्वरक, दूसरा है फास्फेटिक उर्वरक, तीसरा पोटेशिक उर्वरक, चौथा यौगिक उर्वरक और एकलक उर्वरक। नाइट्रोजन धारी उर्वरक, यह उर्वरक जिनके अंदर नाइट्रोजन की मात्रा अधिक होती है। नाइट्रोजन धारी उर्वरक क्या होता है? नाइट्रोजन है तो नाइट्रोजन की मात्रा जिनमें अधिक होती है। अभी 4 प्रकार के होते हैं। पहला है अमोनियम सल्फेट उर्वरक, इसमें नाइट्रोजन अमोनियम के रूप में होता है। देखो अमोनियम सल्फेट उर्वरक, तो इसमें जो नाइट्रोजन होता है वो अमोनियम के रूप में होता है। इसमें मृदा के कण चिपक जाते हैं जिससे निक्षालन की हानि कम होती है। अगर हम अमोनियम सल्फेट उर्वरक को मृदा में डालेंगे तो क्या होगा? जो मृदा के कण होते हैं वो चिपक जाते हैं। अगर मृदा के कण चिपक जाएंगे तो वो जल के साथ बह नहीं पाएंगे, तो इससे क्या होता है? निक्षालन की हानि कम होती है। इसका उपयोग पानी से भरे हुए खेत में किया जाता है और इसमें नाइट्रोजन की मात्रा 20% होती है। ठीक है, पहला था अमोनियम सल्फेट उर्वरक। अब दूसरा है नाइट्रेट उर्वरक, इसमें नाइट्रोजन नाइट्रेट में अमोनियम के रूप में रहती है और जो नाइट्रोजन होती है वो 25% होती है। एमाइड उर्वरक, इस उर्वरक में यूरिया व कैल्शियम साइनाइड पाया जाता है। एमाइड उर्वरक में क्या पाया जाता है? यूरिया और कैल्शियम साइनाइड इसमें पाया जाता है। यह कार्बनिक उर्वरक होता है। यह उर्वरक शीघ्रता से पानी में घुले होते हैं। जो ये एमाइड उर्वरक है वो शीघ्रता से पानी में घुल जाता है, मृदा में जीवाणु की क्रिया को तीव्र करते हैं। इसमें नाइट्रोजन की मात्रा 46% होती है। अब है अमोनियम नाइट्रेट, इसमें नाइट्रोजन 27% होती है। यह मिश्रित उर्वरक होते हैं। जो अमोनियम नाइट्रेट होते हैं वो क्या होता है? मिश्रित उर्वरक होते हैं। अब पहला पढ़ लिया नाइट्रोजन धारी उर्वरक। अब दूसरा है फास्फेटिक उर्वरक। ये 3 प्रकार के होते हैं। जल में विलय फास्फेटिक उर्वरक, तो यह जल में विलय होकर मोनोकैल्शियम फास्फेट के रूप में विघटित हो जाते हैं। इनमें निम्न वर्ग आते हैं। क्या आते हैं इनमें? सिंगल सुपर फास्फेट, ट्रिपल सुपर फास्फेट, मोनो अमोनियम फास्फेट, डाई अमोनियम फास्फेट। इनमें जो फास्फेट होती है वो H2PO4- के रूप में होती है। साइट्रिक व साइट्रेट में विलय, यह जल में अविलय होते हैं और साइट्रिक और साइट्रेट में विलय होते हैं। तो इनके एग्जाम्पल क्या हैं? बेसिल स्लग, डाई कैल्शियम फास्फेट, रेनेगिया, हड्डी का चूर्ण। जल व साइट्रिक अम्ल में विलय, यह दोनों में विलय होते हैं। यह मुख्यतः खनिज अम्लों में विलय होते हैं। इनके एग्जाम्पल है रॉक फास्फेट, हड्डी का चूर्ण। ठीक है, अब तीसरा है पोटेशियम उर्वरक। पोटेशियम उर्वरक क्या होता है? जिनमें पोटेशियम की मात्रा अधिक होती है। ये 2 प्रकार के होते हैं, क्लोराइड युक्त उर्वरक और क्लोराइड रहित उर्वरक। तो क्लोराइड युक्त उर्वरक क्या होता है? वह उर्वरक जिनमें क्लोराइड व पोटेशियम दोनों पोषक तत्व उपस्थित होते हैं और इनमें क्लोराइड की मात्रा 40% होती है और पोटेशियम की मात्रा 60% होती है। मृदा से क्रिया, अगर हम कैल्शियम क्लोराइड मतलब
KCl2 की अगर हम मृदा से क्रिया करवाएंगे तो मृदा में क्या उपस्थित होता है? जल। तो ये जल से क्रिया करके क्या बनाएगी? कैल्शियम पोटेशियम ऑक्साइड प्लस HCl। ठीक है, ये जो कैल्शियम होगा, अब देखिए ये OH माइनस और H के रूप में टूटता है जल, OH माइनस और H। जो तो पोटेशियम होगा वो क्या होगा? ऑक्सीजन के साथ क्रिया कर लेगा और फिर क्या हो जाएगा? जो HCl है ये, तो ये क्रिया कर लेंगे। ठीक है, क्लोराइड रहित उर्वरक, इसमें पोटेशियम उर्वरक 5% होते हैं। इनमें पोटेशियम नाइट्रेट 44% पाया जाता है। अब है यौगिक उर्वरक, इनका उपयोग एक से अधिक तत्वों के लिए किया जाता है। जो यौगिक उर्वरक होते हैं इनका उपयोग एक से अधिक तत्वों अगर मृदा में देने हैं तो उनके लिए इनका उपयोग किया जाता है, जैसे कि डाई अमोनियम फास्फेट। एकल उर्वरक, यह उर्वरक एक ही तत्व के लिए डाले जाते हैं। एकलक उर्वरक, तो यह एक ही तत्व के लिए डाले जाते हैं, जैसे कि यूरिया, सिंगल सुपर फास्फेट और म्यूरेट ऑफ पोटाश में। ठीक है, अब यूरिया क्या होता है? यूरिया किसानों के द्वारा सबसे ज़्यादा उपयोग में किया जाने वाला उर्वरक है। इसको सबसे ज़्यादा कारखानों में बनाया जाता है। यूरिया होता है उसको कारखानों में बनाया जाता है। इसका सूत्र क्या होता है? NH2CO NH2। इसमें जो नाइट्रोजन होती है वो 46% होती है। हमें पता है कि यूरिया कौन सी अवस्था होती है? एमाइड। अभी हमने पीछे पढ़ा था। यूरिया कैसा होता है? दानेदार होता है, शीघ्र ही नमी को पकड़ लेता है और ये जल में घुलनशील होता है। अब यूरिया की मृदा से अभिक्रिया, यूरिया का सूत्र क्या होता है? NH2CO NH2। अगर इसके हम जल के साथ अभिक्रिया करवाएंगे तो क्या बन जाएगा? अमोनियम और CO3। ठीक है, जब यूरिया को मृदा में डाला जाता है तो यूरिया जल से क्रिया करके अमोनियम कार्बोनेट बनाता है। जो यूरिया है वो जल से क्रिया करके क्या बना रहा है? अमोनियम कार्बोनेट बनाता है। यूरिया मृदा में डाला जाता है तो ये क्रिया एमाइड में बदल जाती है। एमाइड सूक्ष्म जीवों द्वारा अमोनियम में तोड़ दिया जाता है। जो एमाइड होते हैं वो सूक्ष्म जीवों के द्वारा अमोनियम में टूट जाता है, जैसे कि इसमें क्या बनता है? अमोनियम और कार्बोनेट बनता है। ठीक है, अगर वो यूरिया के हम जल के साथ अभिक्रिया करवाते हैं तो अमोनियम कार्बोनेट बनता है। तो जो सूक्ष्म जीव होते हैं इसके साथ क्रिया करके इसको क्या तोड़ देते हैं, तो अमोनियम को अलग कर देते हैं और कार्बोनेट को अलग कर देते हैं। पादप अमोनियम को निम्न प्रकार से उपयोग करते हैं। अमोनियम को कुछ भाग पादप द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है। अब इसमें दो उत्पाद बने, अमोनियम और कार्बोनेट। तो जो अमोनियम होता है वो क्या पादपों के द्वारा इसको उपयोग कर लिया जाता है। धान की फसलों में जो नाइट्रोजन होता है वो अमोनियम के रूप में ग्रहण होता है। नाइट्रोजन में मिश्रित होना, कि वो किस रूप में, जो अमोनियम है वो पादपों में किस रूप में इनको उपयोग होता है, तो वायुमंडल में मिश्रित होके अमोनियम मृदा क्लोराइड पर अवशोषित हो जाते हैं। अमोनियम का अमोनिया में नाइट्रीकरण होना। यूरिया प्रयोग करते समय किन किन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए? तो वातरंध्र व वायु संचार वाली मृदाओं में उपयोग करना चाहिए। जिन मृदाओं में सूक्ष्म जीवाणु की सक्रियता हो उस मृदा में हमें यूरिया का उपयोग करना चाहिए। मृदा में ताप व नमी संतुलित मात्रा में होनी चाहिए। अब है बाईयूरेट। बाईयूरेट का सूत्र क्या होता है? 2NH2CO NH2। अगर हम यूरिया है NH2CO NH2, अगर इसके जो दो यौगिक मिलके क्या बनाते हैं? बाईयूरेट बनाते हैं। यूरिया में बाईयूरेट की मात्रा 1.5% होती है। ठीक है, अब है फसलों पर प्रभाव। यूरिया का फसलों पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो मृदा व खड़ी फसल में इनका उपयोग करते हैं। इनका उपयोग कीटनाशकों के साथ भी किया जाता है। यूरिया का उपयोग है वो कीटनाशकों के साथ भी कर सकते हैं। पत्तियों पर इनका प्रभावशाली होता है। इनका उपयोग सभी प्रकार की फसलों में किया जाता है। यूरिया का उपयोग सभी प्रकार की फसलों में हम कर सकते हैं। इसका उपयोग नाइट्रोजन की कमी को दूर करने में किया जाता है। अब दूसरा है कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट। इसको किसान की खाद भी कहते हैं। जो कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट है इसको किसान की खाद भी कहते हैं। इसमें कैल्शियम, नाइट्रेट और अमोनियम आदि पाए जाते हैं। इसका उत्पादन पंजाब में हुआ था। अब इसका संगठन, इसमें नमी 1% होती है, नाइट्रोजन 25% होता है और अमोनियम नाइट्रेट 12.5% होता है। इसमें गुण क्या है? ये उदासीन प्रकृति का होता है।
ये अम्लीय व क्षारीय दोनों मृदाओं में डाला जाता है। ये जो कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट है वो क्या होता है, उदासीन प्रकृति का होता है, ठीक है। और इसका उपयोग हम अम्लीय और क्षारीय दोनों प्रकार की मृदाओं में कर सकते हैं। इसका उपयोग सभी प्रकार की मृदाओं में किया जाता है। नाइट्रोजन की मात्रा 25% होती है। इनमें दाने मोटे होने के कारण आसानी से इनका उपयोग कर लेते हैं। जो कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट है उनके दाने क्या होते हैं, मोटे होते हैं, इसलिए इनका उपयोग हम आसानी से कर लेते हैं। आर्द्रता ग्राही होता है, ये मृदा से क्रिया नहीं करता, इसका सिर्फ वियोजन होता है। ये सभी प्रकार की मृदाओं में लाभदायक होता है। अब फसलों पर इनका क्या प्रभाव पड़ता है, सभी प्रकार की फसलों के लिए उपयोगी होता है। फसलों पर जल्दी प्रभाव डालता है। खड़ी फसलों में इसका उपयोग किया जाता है। इसमें उपस्थित नाइट्रेट पौधों के द्वारा शीघ्र ग्रहण कर लेते हैं। इसमें जो नाइट्रेट है वो पौधों के द्वारा ग्रहण कर लिया जाता है, ठीक है। अब अमोनियम सल्फेट, इसका सूत्र क्या होता है, NH2 का होल ट्वाइस और SO4। इसमें N2 की मात्रा उपस्थित होती है। इसका संगठन क्या होता है, नमी 1% होती है, अमोनियम नाइट्रेट 20% और SO4 0.25% होता है। ये सफ़ेद और रवेदार होता है। इसकी अभिक्रिया की अमोनियम सल्फेट की मृदा से अभिक्रिया, अमोनियम का सूत्र क्या होता है, NH4 का होल ट्वाइस अमोनियम और SO4 अमोनियम सल्फेट। तो ये मृदा से अभिक्रिया करेगा तो क्या दो आयनों में टूट जाएगा, एक तो अमोनियम और दूसरा सल्फेट, तो NH4 प्लस SO4। अब इसको मृदा में डालेंगे तो क्या होगा, जो अमोनियम है वो तो पादपों के द्वारा शीघ्र ग्रहण कर लिया जाएगा, ठीक है। इसको डालने पर जो अमोनियम होता है, अमोनियम शीघ्र ग्रहण कर लिया जाता है तथा अमोनियम मृदा क्लोराइड पर अधिशोषित हो जाता है। फसलों पर प्रभाव, इसका सर्वोत्तम उपयोग धान की फसलों में किया जाता है। इसका प्रयोग खड़ी फसलों के छिड़काव के तौर पर किया जाता है। यह जल से शीघ्रता से क्रिया कर लेता है। यह मृदा में नाइट्रीकरण की क्रिया भी करता है। अब अगला है डाई अमोनियम फास्फेट। इसका रासायनिक सूत्र होता है NH4 का होल ट्वाइस HPO4। इसको आम भाषा में DAP भी कहते हैं। जो डाई अमोनियम फास्फेट है उसको DAP भी कहते हैं। इसकी क्रिया फास्फेरिक अम्ल द्वारा की जाती है। इसका उपयोग किसानों द्वारा सर्वाधिक किया जाता है। DAP का उपयोग है वो किसानों के द्वारा सर्वाधिक किया जाता है। इसमें नमी 1% होती है, अमोनियम नाइट्रेट 18% होता है और फास्फोरस 46% होता है। गुण, ये दानेदार होता है, जल में घुलनशील होता है। इसमें N2 तथा फास्फोरस पाया जाता है। यह बहुत कम आर्द्रता ग्राही होता है। जो DAP होता है बहुत कम आर्द्रता ग्राही होता है। इसमें उच्च पोषक तत्व की मात्रा होती है। अब इसकी मृदा से अभिक्रिया, जो डाई अमोनियम फॉस्फेट इसका सूत्र होता है, जैसे डाई अमोनियम का क्या होता है NH4। अब डाई लगा दिए तो उनका क्या हो जाएगा, होल ट्वाइस हो जाएगा, ठीक है। और फॉस्फेट का सूत्र होता है HPO4। अब इसको मृदा में डालेंगे तो क्या होगा, वही होगा कि अमोनियम और फास्फेट के रूप में ये अलग हो जाएंगे, अमोनियम के रूप में और फास्फेट के रूप में, ठीक है। ये शुष्क व नम दोनों मृदाओं में उपयोग किया जाता है। जो डाई अमोनियम फास्फेट है उसका शुष्क और नम दोनों प्रकार की मृदाओं में उपयोग कर सकते हैं। ये दानेदार होने के कारण मृदा में आसानी से डाला जाता है। यह मृदा में अम्लीय प्रभाव दर्शाता है। यह मृदा में डालने के पश्चात 2 आयनों में टूटता है, अमोनियम और फास्फेट। अगर इसको मृदा में डालेंगे तो 2 आयनों में टूटेगा, ये अमोनियम और फास्फेट। इन दोनों तत्वों के कारण इसका प्रयोग अधिक किया जाता है। यह मृदा में धीरे धीरे घुलता है। इसका प्रयोग बुआई से पूर्व करते हैं। जो डाई अमोनियम फास्फेट है इसका उपयोग है वो बुआई से पहले करते हैं, ठीक है। अब है सिंगल सुपर फास्फेट। इसका सूत्र होता है कैल्शियम H2PO4 का होल ट्वाइस H2O। यह जल में घुलनशील होता है। इसमें नमी 1.2% होती है और फास्फोरस 16% होती है। इसके गुण क्या होते हैं सिंगल सुपर फास्फेट के, कि बादाम रंग का चूर्ण होता है। इसमें फास्फोरस H2PO4- के रूप में रहता है। इसमें स्वतंत्र अम्ल पाए जाते हैं। मृदा में अभिक्रिया, ये मृदा में नमी को आसानी से प्राप्त कर लेता है। ये हल्की व उदासीन मृदाओं में इनका उपयोग में लाई जाती है। जो सिंगल सुपर फास्फेट है वो अम्लीय और उदासीन मृदाओं में इनका उपयोग किया जाता है। ये मृदा में अभिक्रिया करके कार्बनिक अम्ल बनाती है।
यह अम्लीय मृदा में एल्यूमिनियम के साथ क्रिया करके फास्फेट बनाती है। अब फसलों पर क्या प्रभाव पड़ता है इनका? ये सभी प्रकार की फसलों में इसका उपयोग किया जाता है। उर्वरक की गति कम होने के कारण बुआई से पूर्व इनको डाला जाता है। इनका उपयोग खड़ी फसलों में किया जाता है। इनका जो उपयोग है वो कम अवधि वाली फसलों में करते हैं, जैसे कि धान, गेहूँ और सरसों में। ठीक है। अब अगला है म्यूरेट ऑफ पोटाश में। इसे पोटेशियम क्लोराइड भी कहते हैं। इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है? KCl, पोटेशियम K और क्लोराइड Cl। ठीक है। यह नमक से मिलता जुलता होता है। जो पोटेशियम क्लोराइड होता है वो नमक से मिलता जुलता होता है। यह स्वाद में तीखा नहीं होता। यह मिर्ची व नमक का मिश्रण होता है। इसको पलवन विधि के द्वारा बनाया जाता है। इसमें संगठन क्या होता है? इसमें जो नमी होती है वो 0.5% होती है। पोटाश में 60% होता है। सोडियम 3.5% होता है। गुण: यह जल में शीघ्र घुल जाता है। मोटा व बारीक क्रिस्टलीय होता है। सफ़ेद रवेदार होता है। आर्द्रता ग्राही नहीं होता। जो पोटेशियम क्लोराइड है वो क्या आर्द्रता ग्राही नहीं होता। अब मृदा में अभिक्रिया कैल्शियम क्लोराइड है तो मृदा में क्या होता है? K+ और Cl- के रूप में ये टूटता है। अब जो K+ होती है वो मृदा के द्वारा ग्रहण कर ली जाती हैं। ठीक है। दलहनी फसलों में इसका उपयोग किया जाता है। तंबाकू, आलू, चुकंदर, चाय, कॉफ़ी आदि में इनका उपयोग नहीं करते। और क्षारीय मृदा में ये विषैला प्रभाव दर्शाता है। अब है सल्फेट ऑफ पोटाश में। इसका सूत्र होता है K2SO4। यह गंधक के साथ तीव्र अभिक्रिया करता है। संगठन: नमी इसमें 1.5% होती है। पोटाश में 48% होता है और सोडियम 2% होता है। जो सल्फेट ऑफ पोटाश में है वो सफ़ेद रंग का होता है। क्रिस्टलीय यौगिक होता है। यह महंगा उर्वरक होता है और आर्द्रता ग्राही नहीं होता। इसकी मृदा में अभिक्रिया क्या होती है? ये भी 2 आयनों के रूप में टूटता है। K2SO4 अगर इसको मृदा में डालेंगे तो ये भी K+ और SO4- के रूप में 2 आयनों में टूटता है। अब जो K+ होता है वो मृदा के द्वारा, जो पात्रों के द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है। ठीक है। ये उदासीन उर्वरक होते हैं, क्षारीय मृदा में लाभदायक होते हैं। ठीक है। अभी हमने पढ़ा था कि ये पोटेशियम क्लोराइड ये तो क्षारीय मृदा में विषैला प्रभाव दर्शाता है, पर जो सल्फेट ऑफ पोटाश में वो सारी क्षारीय मृदा के लिए लाभदायक होते हैं। फसलों पर प्रभाव: जो फसलें होती है वो K+ को ग्रहण कर लेती है। सभी प्रकार की फसलों में इसका उपयोग किया जाता है। अधिकतर इनका उपयोग चुकंदर, तंबाकू, आलू, चाय, कॉफ़ी में किया जाता है। खट्टे फलों के रस को बढ़ाने के लिए हम इसका उपयोग करते हैं। उर्वरकों का अधिक उपयोग करने से मृदा पर विषैला प्रभाव। अब हमारे ये उर्वरक कंप्लीट हो गए। अब इसका अधिक उपयोग करने से मृदा पे क्या विषैला प्रभाव पड़ता है? अगर हम इनका उर्वरक का ज़्यादा मृदा में उपयोग करेंगे तो इससे भी विषैला प्रभाव पड़ता है। जैसे कि मृदा इसमें भौतिक तथा रासायनिक गुणों पर दुष्प्रभाव पड़ता है। उर्वरकों का अधिक उपयोग करने से भौतिक तथा रासायनिक गुणों पर प्रभाव पड़ता है। भौतिक गुण मतलब जैसे कि मृदा के जो कण हैं उनकी आकृति है, उन पर विषैला प्रभाव पड़ेगा। मृदा में पोषक तत्व अनियंत्रित हो जाते हैं। जो पोषक तत्व उपस्थित होते हैं वो क्या होते हैं? अनियंत्रित हो जाते हैं। ठीक है। अम्लीय उर्वरक कौन कौन से होते हैं? अमोनियम सल्फेट, अमोनियम नाइट्रेट, यूरिया, DAP, ये सभी क्या होते हैं? अम्लीय उर्वरक होते हैं। सोडियम युक्त उर्वरक मृदा में वायु संचार पर प्रभाव डालते हैं। जो सोडियम युक्त उर्वरक होते हैं वो मृदा में वायु संचार पर प्रभाव डालते हैं तथा इनका अधिक उपयोग करने से मृदा क्षारीय बन जाती है। ठीक है। उर्वरक का नियंत्रण अध्यादेश 1957 में लागू हुआ था। हमारा 7th और 8th चैप्टर कंप्लीट हो गया। आशा करती हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। थैंक यू।